हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशन फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है और ये हर एक उस ऑब्जेक्ट में होता है जिसमें मास होता है। हमने देखा है कि अगर अर्थ सरफेस से हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो अर्थ उसे अपनी ओर एक फोर्स से खींच रही होती है। और अर्थ अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जिस फोर्स से खींचती है उसे ही ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स ओनली अर्थ में ही नहीं, हर उस ऑब्जेक्ट में होता है जिसमें मास होता है। और इसी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से मून अर्थ के अराउंड घूमता है और अर्थ सन के अराउंड घूमती है। अब अगर हमें किसी भी दो पॉइंट के बीच ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, हम डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। पहले हिंदी में देखते हैं। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के व्युत्क्रमानुपाती या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इंग्लिश में हम कहें, सेम डेफिनेशन। The force of attraction acting between any two particles is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance square of distance between them। बाय फॉर्मूला देखेंगे तो बहुत ही इजी है। सपोज ये कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और इनके बीच का डिस्टेंस r या d, आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, d है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स F लगेगा वो उसका फॉर्मूला होगा F इक्वल जी m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर। ये g जो है इसे हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं और जो F है इसे ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, जो कि डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास और उनके बीच के डिस्टेंस पे। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि ग्रेविटेशन फोर्स F इक्वल होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स जो हमारा ये हो गया ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ बॉडी 1, मास ऑफ बॉडी 2 एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी। ये फॉर्मूला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समटाइम आपको वैल्यू दे देता है और इसका आंसर फाइंड आउट करना होता है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड सेम हमें अब इसकी यूनिट निकालनी है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी यूनिट भी पूछ लेता है, क्योंकि इसकी यूनिट ग्रेविटेशन कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। तो हम यहाँ से निकालेंगे ग्रेविटेशन कांस्टेंट की यूनिट जी इक्वल है एफ। अगर एफ इक्वल दिया हुआ हमें ये, तो हम यहाँ से जी निकालेंगे ग्रेविटेशन कांस्टेंट इक्वल। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी इक्वल होगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ से जी का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ इंटू आर स्क्वायर m1 इंटू m2। आप यूनिट निकालेंगे, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। एंड किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसका यूनिट होता है मीटर, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर अपॉन मास का होता है केजी। तो यहाँ पे मास टू टाइम है तो केजी स्क्वायर। ये हमारी यूनिट आ गई है ग्रेविटेशन कांस्टेंट की। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पे जी की वैल्यू भी फाइंड आउट हो सकती है अगर आप निकालना चाहें किन्हीं भी दो बॉडी के किन्हीं भी दो, अगर सपोज अगर ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे कोई पर्सन है, तो अर्थ का मास और इनके बीच का डिस्टेंस आप यहाँ पे रखेंगे और उस टाइम पे फाइंड आउट कर लेंगे कि अर्थ इस पर्सन पे कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है। सेम
इसकी वैल्यू आप लर्न कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फैक्ट और है, अगर ये अर्थ सरफेस है, हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर फेंका है, तो ये अर्थ हमारी है, इस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अपनी तरफ खींचती है, और इस फोर्स को ही ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और इस एक्सेलरेशन को ही हम ग्रेविटी कहते हैं, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी की डेफिनेशन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो बिंदुओं के बीच के आकर्षण बल तो हम यहाँ देखेंगे कि ग्रेविटी, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के हम यहाँ देखेंगे ग्रेविटी। तो गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो बिंदुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। हमने देखा है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। लेकिन अगर इन दो ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाए और फिर इनके बीच जो फोर्स लगता है, तो उसकी वजह से, हाँ गुरुत्वी देखेंगे, तो डेफिनेशन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो बिंदुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। मीन्स हमने पढ़ा है कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करता है, लेकिन अगर इन दो ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो तो उसे हम ग्रेविटी कहेंगे, उस टाइम पे जो फोर्स लगेगा। अर्थात अदर लैंग्वेज में देखिए, वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे जी से डिनोट करते हैं। तो हमने ये देखा कि गुरुत्व क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है। तो गुरुत्वाकर्षण के अनुसार अगर कोई भी दो पिंड हैं या दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। बट अगर उन दो ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाए तो उस टाइम पे ग्रेविटी होगा। अब ये ग्रेविटी क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं गुरुत्वी, ग्रेविटी क्या होता है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो बिंदुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, यदि इनमें से एक पृथ्वी हो, एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। एंड अदर लैंग्वेज में देखें तो वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटी देखते हैं। ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो बिंदुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इसे इस आकर्षण बल को ग्रेविटी कहते हैं। मीन्स कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, यदि इन दोनों ऑब्जेक्ट में कोई एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो तो इसे हम ग्रेविटी कहते हैं। अनदर वर्ड में सेम डेफिनेशन देखेंगे कि
वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, इस बल द्वारा जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण जी कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर ये अर्थ है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ अर्थ इस ऑब्जेक्ट को फोर्स एफ से अपनी तरफ खींचती है, तो इस फोर्स से जब ये किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो उसे ही हम ग्रेविटी कहेंगे। अब ये जो ग्रेविटी जी है, यहाँ पे स्मॉल जी होगा, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है हर जगह पे। तो ये अर्थ सरफेस से ऊपर या नीचे जाने पे जी की वैल्यू कम होती है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तीनों इम्पॉर्टेंट है ये। अगर हम अर्थ सरफेस में पोल की बात करते हैं तो पोल में ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है। और हम अगर बात करेंगे इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो सबसे कम होती है। और ये जो कंट्रियां ये पोल पे आती हैं वहाँ पे ग्रेविटी जी ज़्यादा होती है, और जो कंट्रीज इक्वेटर पे आती हैं वहाँ पे ग्रेविटी जी की वैल्यू कम होती है। अब हम देखेंगे कि अगर पृथ्वी की घूर्णन गति हम बढ़ाएं तो जी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होता है। तो ग्रहों की गति से संबंधित केपलर ने 3 लॉ दिए हैं। इनमें से पहला लॉ है इसका, तीनों लॉ इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के फोकस बिंदु पर स्थित है। पहला लॉ ये है कि जितने भी प्लैनेट या ग्रह होते हैं वो सन का चक्कर एक इलेप्टिकल पाथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा पे सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य उसके फोकस पर स्थित होता है। दूसरा लॉ है हमारा, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। जब ग्रह सूर्य के निकट हो तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जब सूर्य से दूर होता है ग्रह तो उसका वेग घट जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर ये सन है और कोई प्लेनेट इस कक्षा में घूम रहा है, तो जब ये यहाँ पहुंचेगा, ये प्लेनेट जब यहाँ होगा तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जैसे ही ये प्लेनेट इस सन से दूर होगा, यहाँ होगा, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, वो कम होगी। नेक्स्ट थर्ड लॉ, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। मीन्स कि सन का एक राउंड कोई ग्रह जितने टाइम में कंप्लीट करता है उसे उसका परिक्रमण काल कहेंगे। तीसरा लॉ ये है कि परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है वो ग्रह से सूर्य की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। मीन्स कि अगर ये सन है, अगर कोई प्लेनेट इसका चक्कर लगाने में टी टाइम लगा रहा है, मतलब उसका परिक्रमण काल क्या है, टी। और इस प्लेनेट की इस सन से दूरी कितनी है, आर। तो ये जो इसके परिक्रमण काल का स्क्वायर होगा इनके बीच की दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होगा। ये एक रिलेशन है, इसे भी याद रखना है। सूर्य से अधिक दूरी के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है, और जो सूर्य के निकट ग्रह होते हैं उनका परिक्रमण काल कम होता है। जैसे सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है जिसका परिक्रमण काल 88 दिन का होता है, और जबकि सूर्य से सबसे दूर स्थित वरुण जिसका परिक्रमण काल 165 वर्ष होता है। अब हम बात करते हैं सैटेलाइट की, उपग्रह की। तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। मीन्स
कि कोई भी सैटेलाइट है, कोई भी उपग्रह है, सपोज ये एक पृथ्वी है, ये कोई उपग्रह है जो इसका चक्कर लगा रहा है, तो इस उपग्रह की जो चाल होगी, कच्ची चाल होगी, मीन्स वेलोसिटी होगी, वो डिपेंड करती है अर्थ सरफेस से इसकी ऊंचाई पर। अगर ये ज़्यादा ऊंचाई पे है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, और अगर ये कम ऊंचाई पे है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी। अब ग्रह, ये याद रखना है आप सभी को, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनते हैं वन लाइनर, कि ग्रह पृथ्वी सतह से जितना ऊपर होगा उसकी कच्ची चाल उतनी ही कम होती है, और सॉरी, ग्रह की जगह यहाँ उपग्रह होगा, जितना ज़्यादा ऊपर होगा उपग्रह पृथ्वी सतह से उसकी कच्ची चाल उतनी ही कम होगी। और उपग्रह पर लगने वाला, अब यहाँ पे एक रिलेशन है, हमने देखा है कि ये जो उपग्रह अर्थ का चक्कर लगा रहा था उस पे एक फोर्स वर्क करता है अर्थ की वजह से, जिसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। और क्योंकि अ, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सैटेलाइट है, ये चक्कर लगा रहा है ये अर्थ का, तो इस पे ये हमारी अर्थ जो है, अर्थ है, ये सैटेलाइट है, ये पूरा चक्कर लगा रहा है, तो हमारा अर्थ इस सैटेलाइट पे एक फोर्स लगा रहा है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। और क्योंकि ये एक सर्कल में घूम रहा है तो इस पर सैटेलाइट पर एक और फोर्स लगेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो इस टाइम पे इस सैटेलाइट पे जो फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ से एक डेरिवेशन बनेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल सेंट्रीपेटल फोर्स होगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, इसका फॉर्मूला होता है जी, मास ऑफ अर्थ, मास मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, इक्वल सेंटीमीटर फोर्स होता है मास ऑफ सैटेलाइट और वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट अपॉन अर्थ और सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, ये सिंपल आर होगा। तो यहाँ से ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा, और मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो रिलेशन आएगा वेलोसिटी का, वो आएगा वेलोसिटी v इक्वल रूट जी एम अपॉन आर। तो वेलोसिटी v जो आएगी हमारे सैटेलाइट की, वो आएगी रूट ऑफ जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ये डिस्टेंस आर है अर्थ से सैटेलाइट की, वो उसके वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस वेलोसिटी बढ़, अगर अर्थ डिस्टेंस ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, अगर डिस्टेंस कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं कि जो सबसे निकट ग्रह है, ग्रह नहीं सॉरी, यहाँ पे उपग्रह होगा, कि जो सबसे निकट उपग्रह है उसकी कच्ची चाल 8 किलोमीटर पर सेकेंड होगी पृथ्वी से, और उसका परिक्रमण काल जो होगा वो 1 घंटे 24 मिनट, मीन्स टोटल 24 मिनट का होगा। नीचे परिक्रमण काल ग्रह से उसकी दूरी पर निर्भर करता है, ये आप सभी को पता है। तो स्टूडेंट्स, फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट है।